के मंच राइजिंग मध्य प्रदेश पर मध्य प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह जी मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका मंच पर। छात्र राजनीति से शुरुआत की, सांसद बने, विधायक बने, इस समय पीडब्ल्यूडी मंत्री के तौर पर आप काम कर रहे हैं। कैसा महसूस हो रहा है इस वक्त आपको, जब आप राज्य में एक नई बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं? जब आप लोग ये पूछते हैं कि कैसा महसूस कर रहे हैं, तो इस सवाल का जवाब देना थोड़ा कठिन इस मायने में होता है कि आप किस तरह से पूछ रहे हैं कि कैसा महसूस कर रहे हैं। लेकिन जो मैं महसूस करता हूं अपनी किसी भी जिम्मेदारी के साथ, कि उसको सबसे बेहतर हम कैसे कर सकते हैं। अभी तक अलग अलग जिम्मेदारियां रही हैं। पहले दिल्ली रहा हूं 20 वर्षों तक। वहां की जो भूमिका थी उसमें कोशिश की अपने हिस्से का सर्वश्रेष्ठ करने की। अब जब प्रदेश में हूं, लोक निर्माण विभाग के साथ हूं, तो मैं मानता हूं कि एक बड़ी जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी को निभाने में अपनी तरफ से जो बेहतर हो सकता है वो मेरी कोशिश है। अभी आपने बड़ी जिम्मेदारी की बात की। वाकई में लोक निर्माण विभाग बहुत बड़ा विभाग है। सड़कों का पूरा जाल फैला होता है। लगातार मध्य प्रदेश को बेहतर बनाने के लिए सांसद के तौर पर काम करते रहे या पीडब्ल्यूडी मंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं। नए विकास के पंख खास तौर से सड़कों के मामले में और पीडब्ल्यूडी के कार्य को मामलों को लेकर क्या प्लान लेकर चल रहे हैं? देखिए, विकास एक प्रक्रिया है। सड़क निर्माण को लेकर भी जब हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश कभी बहुत खराब सड़कों के लिए जाना जाता था। समय के साथ साथ परिवर्तन आया है, बहुत अच्छी सड़कों के लिए अब जाना जाता है। लेकिन अब नई नई तकनीक आ रही है सड़क निर्माण की, और उसके साथ साथ जहां कभी सड़क नहीं थी वहां 2 लेन सड़क हो, जहां 2 लेन थी वहां 4 लेन हो, जहां 4 लेन थी वहां 6 लेन हो, और अब तो 8 लेन की बात हो रही है, ब्रिजेस की बात हो रही है, फ्लाईओवर्स की बात हो रही है। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश की दृष्टि से मध्य प्रदेश की आवश्यकता के अनुसार सड़कों का जाल बिछे, इंफ्रास्ट्रक्चर बने, ये प्राथमिकता है और उसी दिशा में हम काम कर रहे हैं। जिस दिन मैंने पहली बार कार्यभार संभाला था उस दिन मैंने कहा था कि हमारे विभाग की टैगलाइन होगी लोक निर्माण से लोक कल्याण, और कोशिश है कि लोक कल्याण की दिशा में कदम ताल मैं अकेला नहीं बल्कि मेरा पूरा विभाग करे, और माननीय मुख्यमंत्री जी के सहमति और मार्गदर्शन से उसी दिशा में हम काम कर रहे हैं। लोक निर्माण से लोक कल्याण की आपने बात की, आप अक्सर बात भी करते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। एक बहुत नवाचार किया था आपने सड़कों के ऐप का, जो गड्ढों को लेकर था, उसके बारे में जानकारी देंगे तो लाखों दर्शकों तक पहुंचेंगे। देखिए, आमतौर पर क्या होता था, सड़कों में गड्ढे खास तौर से वर्षा काल में या उसके आसपास, ये आम शिकायत है और लोगों को लगता है कि गड्ढे होते हैं और उनको भरा नहीं जाता। विभाग जनता के प्रति कहीं ज्यादा जिम्मेदार बने, इस दृष्टि से मैंने योजना पूर्वक एक ऐप का निर्माण कराया जिसका नाम रखा लोकपथ। ये एक ऐसा ऐप है कि जिसे कोई भी अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर सकता है, और कहीं पर भी जहां पीडब्ल्यूडी की सड़क है और उस पर गड्ढा है तो कोई भी व्यक्ति उस स्थान पर खड़े होकर उस गड्ढे की फोटो खींचेगा तो फोटो जियो टैग्ड फोटो होगा और सीधा वो उस क्षेत्र के इंजीनियर के ही पास जाने वाला है, और उसकी जिम्मेदारी होगी कि 7 दिन के भीतर उस गड्ढे को भरे और उस गड्ढे को भरकर वापस से उस ऐप में उस फोटो को डाउनलोड करे, ताकि शिकायतकर्ता को भी ये मालूम हो और ऐप देखने वालों को सभी को ये पता हो कि 7 दिन के अंदर वो गड्ढा भर गया है। और अगर 7 दिन के भीतर वो ऐसा नहीं करता है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही का प्रावधान हमने किया है। और मुझे कहते हुए खुशी है कि 97% से ज्यादा उसका सक्सेस रेट है, और 5.5 महीने ही लगभग 6 महीने उसको हुए हैं। और पिछले दिनों कौन बनेगा करोड़पति जैसे बड़े शो में हमारे लिए खुशी की बात है कि अमिताभ बच्चन जी ने लोकपथ ऐप को लेकर सवाल पूछा, जो यह जाहिर करता है कि लोकपथ ऐप ने 5.5 महीनों में मध्य प्रदेश की सीमाओं को लाकर देश में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। और ऐसे बड़े शो में जहां बड़े महत्वपूर्ण सवाल किए जाते हैं, वहां अमिताभ बच्चन जी ने लोकपथ ऐप के बारे में सवाल पूछा। 10,000 करोड़ की लागत से 700 किलोमीटर की सड़कों का जाल जो मध्य प्रदेश में फैलने वाला है,
और सीधे तौर पर विकास की अगर हम बात करें या सड़कों की अप्रोच की हम बात करते हैं तो बहुत तरीके से तस्वीर बदलती है। आपको क्या लगता है कि मध्य प्रदेश की सूरत इससे कितनी और कैसे बदलेगी? देखिए, जब हमने कहा है कि लोक निर्माण से लोक कल्याण, तो उसके बड़े सीधे सीधे मायने हैं कि सड़क केवल आवागमन का एक माध्यम भर नहीं है, यानी ट्रांसपोर्ट के लिए केवल वो नहीं है। जब हम सड़क निर्माण की बात करते हैं तो उसके साथ बहुत सी चीजें जुड़ी हुई हैं। हम कृषि क्षेत्र में विकास की बात करते हैं, लेकिन पहली प्राथमिकता होती है कि किसान का जो प्रोडक्ट है, किसान का जो अनाज है, उसको ठीक स्थान पर पहुंचाना। पेरिशेबल गुड्स हैं, सब्जियां होती हैं, हरा मटर। हमारे जबलपुर में एक दिन में 400 से 500 ट्रक हरा मटर पैदा होता है, जो पूरे देश में जाता है और विदेशों में भी जाता है। ऐसे जो भी पेरिशेबल गुड्स हैं, इनको निश्चित समय पर सड़क के माध्यम से ही कहीं ना कहीं आपको पहुंचाना है। इसके अलावा टूरिज्म है, पर्यटन एक बड़ी इंडस्ट्री है। पर्यटक क्षेत्रों तक अच्छी सड़कें बने ताकि बड़ी संख्या में लोग भारत में आए, भारत के साथ साथ मध्य प्रदेश में आए, मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थलों तक पहुंचे। अगर शिक्षा के बेहतर आपको आयाम स्थापित करना है तो सभी शिक्षा केंद्रों तक बेहतर सड़क आपको चाहिए। जब अच्छे स्वास्थ्य की बात करते हैं तो उसके लिए भी हमें सड़क चाहिए। और इसीलिए जब इस समूची कल्पना को लेकर हम आगे बढ़ते हैं तो यही लोक कल्याण का मार्ग है। और इसीलिए हमने कहा है कि लोक निर्माण से लोक कल्याण, और उसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। सड़क की बात भी करते हैं तो सड़क के साथ पानी भी बहुत महत्वपूर्ण चीज हो जाती है। प्रधानमंत्री जी भी अक्सर इन चीजों पर देते हैं कि हमारी जो जल संरचना है, खासतौर से भारत की, उनको पुनर्जीवित करना है। और आपका एक बड़ा काम था, मतलब आपने तो पानी का मंदिर बनवा दिया। देखिए, मैं पानी पर लंबे समय से काम करता हूं। दरअसल में बहुत पहले मैं अपने मौसी के गांव जाया करता था और वहां पर एक कुआं था जिसको पनिया कुआं कहते थे। पूरा गांव उससे पानी लिया करता था। कुछ वर्षों के अंतराल के बाद मैं जब सांसद बना और एक लंबे अंतराल के बाद मैं लगभग 2005 में वहां गया तो मैंने घर के बाहर उनके एक हैंडपंप देखा। तो मुझे आश्चर्य हुआ कि यह हैंडपंप कैसे है। मैंने उनसे पूछा कि यहां हैंडपंप लग गया। उन्होंने बड़े गर्व के साथ कहा कि हमारे गांव में इस तहसील के सबसे ज्यादा हैंडपंप हैं, 35 से ज्यादा हैंडपंप हैं। उन्होंने जैसे ही ये कहा तो मुझे पनिया कुआं की याद आई। तो मैंने कहा, पनिया कुआं का क्या हुआ? उन्होंने कहा, वो तो सूख गो बुंदेलखंडी में। कुआं सूख गया, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन वो कुआं जो 50, 60, 70 सालों से गांव को पानी दे रहा था, वो सूखा है, लेकिन किसी के भी चेहरे पर चिंता की कोई लकीर नहीं थी। और मुझे वहां से लगा कि पानी के लिए कुछ करना चाहिए। और उसके बाद मैंने थोड़े 1 वर्ष के बाद में 19 दिन की एक जल रक्षा यात्रा की थी, जिसमें हर रोज 18 किलोमीटर से 25 किलोमीटर तक हम पैदल चला करते थे। और वो पूरा गैर राजनीतिक था, अपने संसदीय क्षेत्र में मैंने किया था। और आप सोचिए कि पानी जैसे विषय में तपती हुई गर्मी में जब 9 तपा चल रहा, हम अपनी यात्रा 11, साढ़े 11 बजे दोपहर में प्रारंभ करते थे और शाम को उसका समापन होता था। और नर्मदा जी का जल वहां के किसी ऐसे स्रोत में जाकर अर्पित करते थे जो सूख चुका है। और गांव के लोगों को कहते थे कि नर्मदा जल इसमें अर्पित कर दिया गया, इसलिए अब ये पवित्र है, आप इसको पुनर्जीवित करिए। वहां मैं अक्सर एक बात कहता था कि लोग कहते थे कि हमारे करने से क्या होने वाला है। तो मैं उनसे कहता था एक छोटी सी कहानी के साथ में कि एक बार एक गांव में आग लगी। आग इतनी भीषण थी कि पूरा गांव उसको बुझाने के लिए दौड़ पड़ा। अलग अलग लोग अपने पास जो बर्तन थे उसको लेकर पानी बुझा रहे थे। एक पेड़ पर एक चिड़िया और एक कौवा भी बैठे थे। चिड़िया ने देखा, वो पानी की तरफ, नदी की तरफ गई, अपनी चोंच में पानी भरा और ऊपर से आग में छोड़ दिया। वो बार बार यही कर रही थी। कौवे ने देखा तो कौवे ने उसका उपहास उड़ाते हुए कहा कि क्यों रे चिड़िया, तुझे क्या लगता है तेरे एक बूंद पानी से ये आग बुझ जाएगी? चिड़िया ने उत्तर में कहा बहुत शांत होकर कि मैं जानती हूं मेरी चोंच के एक बूंद पानी से आग नहीं बुझेगी, लेकिन भविष्य में जब इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। और मैंने लोगों से यही कहा कि आप ये मत सोचिए कि आपका प्रयास छोटा है या आपका प्रयास बड़ा है। आप आगे बढ़िए और आप कुछ कर सकते हैं। और विश्वास मानिए, 9 तपा के समय पर जब मेरी जल रक्षा यात्रा का समापन था, जबलपुर में सड़कों पे 15 से 20 हजार लोग मेरे साथ पैदल चल रहे थे। तब से मैं लगातार कुछ कुछ काम करता हूं। पिछले दिनों रानी दुर्गावती जी के कालखंड की बावड़ियां जबलपुर में हैं। उनमें से 2 बावड़ियों का चयन हमने किया था। चर्चा में दिल्ली में रहते हुए मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से एक दिन बताया कि अब मैं बावड़ियों पर काम करने जा रहा हूं। और उन्होंने मुझसे उस समय पर कहा कि जब बने तो उनका नाम जल मंदिर रखना,
और मैंने उसी रूप में उन बावड़ियों को विकसित किया, जल मंदिर बने। और मुझे कहते हुए खुशी है कि मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी बावड़ी देखने के लिए गए थे, उन्होंने उसका पानी पिया और कहा ये तो पीने योग्य है। लोग प्री वेडिंग शूट के लिए आज उन बावड़ियों में आते हैं, केवल कुछ सफाई से, जिसमें मुझे भी सम्मिलित होना पड़ा गंदगी साफ करने के लिए। अगर हम ये कर सकते हैं तो सारे लोग मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं। और ये आने वाले समय की एक कठिन चुनौती है जिसमें सबको हिस्सेदार बनना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। एक आखिरी सवाल है, राजनीतिक सवाल है। कांग्रेस पर आप हमेशा हमले करते हैं उनकी तथ्यों को लेकर या उनकी बातों को लेकर, या हिंदुओं को लेकर वो बयान करती है उस पर आप थोड़े आक्रामक होते हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के पास कोई दिशा और नीति नहीं है। कांग्रेस भ्रमित है, जिस तरह से उनका नेतृत्व भ्रमित है, और उसी तरह से पूरी की पूरी कांग्रेस ही दिशाहीन है। और उनके पास केवल विरोध करने के अलावा, विरोध भी विरोध करने के लिए है, ना तो मुद्दे हैं ना कोई नीति है। और इसीलिए मैं उनसे अक्सर कहता हूं कि उनके नेतृत्व के प्रति भी कांग्रेस के लोगों को विचार करना चाहिए कि बिना मुद्दों का विरोध कभी भी आपको ऊंचाई की तरफ लेकर नहीं जा सकता। अगर विरोध भी सीखना है तो भारतीय जनता पार्टी से सीखें। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नए साल की शुभकामनाएं आपको। बहुत धन्यवाद। मेरी ओर से आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद आप दोनों का। और मैं चाहूंगी कि आप मंच पर ही बने रहें। सुधीर जी हमारे मेहमान का धन्यवाद करना चाहेंगे और एक मोमेंटो प्रदान करके हमारे विशेष मेहमान जो इस मंच पर आए और उन्होंने तमाम बातें रखी, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का।